प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल, मज़े हो सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन पढ़ रहे हैं और आज देखेंगे समाकलन होता क्या है, समाकलन किस चीज़ को बताता है। जैसे अवकलन y और x के मध्य ग्राफ के ढाल को बताता है, उसी प्रकार समाकलन y और x के मध्य जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के उस ग्राफ के जो नीचे जो एरिया है उस उससे घिरे हुए क्षेत्रफल को बताता है समाकलन। जैसे मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लो आपको दे रखा है ये कोई आकृति है, मान लो इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है। मैं पूछूँ इसका क्षेत्रफल बताऊँ तो आप बता दो कि लंबाई इंटू में चौड़ाई, आपने बता दिया आराम से। जैसे मैं पूछूँ, जैसे आपके पास ये है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लो ये है, ये मान लो b। मैं पूछूँ इसका एरिया क्या होगा, तो आप जानते हो 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, इसका मैंने बता दिया। अब मैं पूछूँ इसका बताओ एरिया। जैसे मैं पूछे ग्राफ है और बताओ ये एरिया बताओ, ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब आपके प्राण पे करूँ, आपके प्राण निकल गए। अब आप प्राण निकल गए कैसे निकालोगे, ये त्रिभुज भी नहीं है, कोई समलम चतुर्भुज है, कोई ऐसा ना चतुर्भुज है, ना कोई आयत है, ना कोई त्रिभुज। समझ में आ रहा है? यानी एक इरेगुलर फिगर है, अनियमित आकृति है। तो ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसी डायग्राम से। क्लियर है? फिल आ गया। इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, लेकिन इसका निकालना बस की बात नहीं। तो जहां बस की बात नहीं है वहां अपनी हेल्प करेगा कौन? समाकलन, इंटीग्रेशन अपनी हेल्प करेगा। यानी अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन का कंसेप्ट यूज करते हैं। और समाकलन का जन्म ही क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हुआ था। समाकलन का जन्म ही क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हुआ था। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, इसी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। तो समाकलन बताता है, मैंने लिख रखा है, समाकलन हमें बताता है y व x के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल। समाकलन हमें क्या बताता है? y और x के मध्य ग्राफ के क्षेत्रफल को समाकलन अपने को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे यहाँ पे ये yx और ये xx, क्लियर, ये मूल बिंदु xx yx, और मान लीजिए अपने पास ये कोई ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे ग्राफ है, ये कोई अपने पास मान लीजिए ऐसे ग्राफ है। और अपने को क्या निकालना है? अपने को इसका ये एरिया निकालना है कि इसने कितना, ये एरिया कितना होगा, ये निकालना बस की बात अपनी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे, जैसे ये मान लीजिए ये x बराबर a, ये x बराबर a पे है और x बराबर b, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक जो दूरी है वो a है और यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, ये आपकी x बराबर b, यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई सारी दूरी कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु से मापते हैं। और मान लीजिए कोई ये y बराबर f ऑफ x किसी फलन का ग्राफ है। ग्राफ कैसे ना आपको आता है, 10th क्लास से पढ़ रखा है, ये किसी फलन का ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को, इस पूरे भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे और मान लेंगे एक भाग की लंबाई, ये जो चौड़ाई, इस चौड़ाई को मैं मान रहा हूँ, इस चौड़ाई को मैं मान रहा हूँ बहुत छोटी है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं डेल x मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? डेल x। ऐसे यहाँ पे काटेंगे, इसका भी चौड़ाई डेल x, एक यहाँ काटेंगे, 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 एक यहाँ काटेंगे और सबको काट काट के जोड़ लेंगे, सबको काट काट के जोड़, आगे बात समझ, सबको काट काट के जोड़ लेंगे। फिर भी कुछ गलती हो रही है। अब देखिए यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते, एक छोटा त्रिभुज, यहाँ से लाइन खींचते, यहाँ से एक 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 लाइन खींचते। अब समझ में आ गया? अब ये सारे क्या बन गए? आयत बन गए। ये सारे क्या बन गए? ये आयत बन गया। ये आयत, 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 ये आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए हुआ क्या, जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो ये इस ग्राफ के पास से छोटे छोटे त्रिभुज छूट जाएंगे। यानी अब जब जैसे मान लीजिए इसकी ऊंचाई मान लीजिए y1, इसकी कितना मान लीजिए y1, सबकी चौड़ाई डायरेक्ट मानिए अपन ने। इसकी ऊंचाई क्या मान लोगे आप? y2, इसकी मान लोगे y2, इसकी मान लोगे y3, इसकी मान लोगे y4। भाई देखो ये ऊंचाई चेंज हो रही है, ये y चेंज हो रहा है, यहाँ y कुछ हो रहा है, यहाँ y कुछ और 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 है। अब आ गया समझ में? इसको मान लो y1, इसको मान लो y2, इसको मान लो y3। तो इसका पूरा एरिया क्या होगा? तो इसका पूरा एरिया, ए को मैं लिख रहा हूँ y1
इंटू में डेल एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई, सबकी चौड़ाई क्या मानिए, सबकी चौड़ाई समान मानिए डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। तो y1 डेल एक्स प्लस y2 इंटू में डेल एक्स प्लस y3 इंटू में डेल एक्स, ऐसे एन करते हैं। मान लो एनवी स्ट्रिप है, इसकी अपन चौड़ाई वो ऊंचाई मान ली अपन ने डेल एक्स, तो ये आ गया y1 इंटू डेल एक्स, y1 इंटू डेल एक्स। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ दिक्कत ये हुई कि इस ग्राफ के पास छोटे छोटे त्रिभुज छूट जा रहे हैं, छोटे छोटे त्रिभुज छूट जा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इस डेल एक्स को और छोटा कर देते हैं, इस डेल एक्स को इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि त्रिभुज छूटे नहीं, ये त्रिभुज छूटे नहीं। यानी अपन ने क्या किया कि जो डेल एक्स है, तो डेल एक्स का मान कितना है, डेल एक्स का मान यहाँ पे है b माइनस ए बटे में, मान लो आपने n स्ट्रिप्स काटी है, कितनी काटी, यहाँ मान लीजिए आपने n स्ट्रिप, इसको n से भाग देते हैं, n स्ट्रिप मान लीजिए आपने यहाँ पे काटी है, कितनी काटी है n, समझ में, देखो ये पूरी कितनी है b माइनस ए, यहाँ तक a है, यहाँ तक b है, तो ये कितना होगा b माइनस ए, और b माइनस ए को n भाग में बांटेंगे तो अपने को एक भाग की चौड़ाई मिल जाएगी। अब देखिए आपने मान लो अनंत स्ट्रिप काट ली, बहुत बहुत, यानी एक यहाँ ऐसे, अब देखो मैं थोड़ा इसमें घुसेड़ दूँ, थोड़ा सा यहाँ भी काट दी, ऐसे समझ आ रहा है, अलग समझाते हैं। जैसे मान लो आपने इसमें बहुत ही पास पास में काट दी, यहाँ 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 यहाँ, आ रही बात समझ में। तो इससे क्या होगा कि जो डेल एक्स, ये त्रिभुज जो छूटने वाला भाग है बहुत ही कम कम हो जाएगा, इसको अपन नगण्य मान सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n बहुत बहुत ज़्यादा होगा तो डेल एक्स करीब करीब जीरो हो जाएगा, डेल एक्स करीब करीब क्या हो जाएगा, जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जिसमें क्या बोलेंगे डी एक्स बोल देंगे बाद में। तो देखिए इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, a बराबर सिग्मा लगाता हूँ वाई आई इंटू में डेल एक्स आई बराबर 1 से लेके n तक। सिग्मा क्या होता है, जोड़, सिग्मा क्या होता है, जोड़, सिग्मा क्या होता है, जोड़। यानी इस श्रेणी को लिखने के लिए अपन सिग्मा काम में ले सकते हैं। आज एक बात काम की और सीखेंगे, समाकलन कुछ नहीं है, समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है, समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है। ये बात भी अपन काम में कई बार यूज करते हैं, इस बात को भी, कि समाकलन एक जोड़ है। समाकलन क्या है, जोड़। जैसे हम 12th क्लास में आएंगे तो अपन पढ़ेंगे कि जैसे मान लो अपने पास परिधि है, यहाँ पे डी आर काटा, पूरा डी आर जोड़ेंगे तो ये पूरा 2 पाई आर के बराबर आ जाता है पूरा। जिसमें यहाँ डी एल काटा, पूरा डी एल जोड़ेंगे तो उसकी परिधि कितनी 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या होती है, त्रिज्या। ऐसे कंसेप्ट अपन 12th क्लास में यूज करें और 11th में यूज करेंगे। आ रही बात समझ में। तो समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है, इंटीग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सम, समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है। क्लियर। अब देखिए इस चीज को यूज करते हैं, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस टाइम डेल x क्या हो जाएगा, लगभग डेल एक्स मींस ये जो चौड़ाई है, ये अंतर, डेल एक्स टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो इस सिग्मा के चिन्ह को अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे, इस सिग्मा के चिन्ह को रिप्लेस कर देंगे किससे, समाकलन के चिन्ह से रिप्लेस कर देंगे। इस सिग्मा के चिन्ह को, जोड़ को समाकलन से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे बन जाएगा a बराबर समाकलन y dx। और कहाँ से कहाँ तक, पहली स्ट्रिप आपने कहाँ काटी, a पे, और लास्ट स्ट्रिप, स्ट्रिप में छोटी छोटी पत्तियाँ, चौड़ाइयाँ, स्ट्रिप को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्ट्रिप में छोटा सा भाग, छोटा सा भाग, समझो इसी स्केल आप स्ट्रिप, ऐसे पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ है ना, खांचे ऐसे छोटे। ठीक है, तो पहला आपने कहाँ काटा, यहाँ काटा, और सबसे लास्ट काटा था आपने b पे, तो इसकी लिमिट आएगी a से लेके b तक। बस यही होता है इंटीग्रेशन। यही क्या होता है, यही होता है आपका इंटीग्रेशन। a इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिमिट a से b तक, यही होता है आपका समाकलन। तो अपन ऐसे अपने एरिया निकालेंगे। फलन आपको जैसे मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स, जैसे मान लो आपको y का मान एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स क्यूब दे दिया, एक्स स्क्वायर 4 दे दिया, जो फंक्शन है आप रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आप इतना नोट करो, बाकी सवाल से बातें और समझ में आ जाएगी। तो समझ में आ गया कि समाकलन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसको बचाने के लिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं छूटे, इसलिए अपने इस डेल एक्स को, इस चौड़ाई को बहुत बहुत छोटा कर देंगे, तो ये छोटा वाला भाग बहुत ही कम हो जाएगा। इसको अपन नगण्य मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो समाकलन, एक लाइन और लिख लो, समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है, समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है। सवाल करें, क्लियर। तो ये होता है समाकलन। सवाल करें, चलिए आ जाइए सवाल करते हैं, जिससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, लिमिट समझ में आ गई। समाकलन सिग्मा को समाकलन से रिप्लेस कर दिया, इसको ऐसे हटा देते हैं अपन। तो समाकलन, अब देखो समाकलन क्या बता रहा है,
y और x के बीच का जो ये ग्राफ है इसको मैं गंदा कर दो, तो ये जो इसने जितना ये भाग घेर रखा ना, ये एरिया बताता आपको कौन सा समाकलन, यानी y और x के मध्य जो ग्राफ से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है उसको बताता अपने को समाकलन। क्लियर? चलिए सवाल, तो सवाल ये है, एक ग्राफ बना के मैं आपको देता हूँ और उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना। देखिए सवाल लिखो, सवाल ये, सवाल लिखवाऊँ, बोलूँ? ज़्यादा नहीं हो रहा ना, समझ में आ गया? तो समाकलन क्या है? क्षेत्रफल बताता है किसके बीच का? y और x के मध्य घिरे हुए भाग का बताता है क्षेत्रफल। तो सवाल ये लिखो, सवाल कि दिखाया गया ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। क्या लिखा आपने? दिखाया गया ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। लिख लिया? यानी आपको एक ग्राफ दे रखा है, बता दूंगा। दिखाया ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो x बराबर 0 से x बराबर 6 तक, x बराबर 0 से x बराबर 6 तक घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है और कुछ ग्राफ आपको इस प्रकार दिया हुआ है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और अब क्या करना आपको, x बराबर 0 कहाँ होगा? ये होगा, और x बराबर 6 मान लो यहाँ होगा, तो ये हो गया आपका x बराबर 6 से घिरे भाग का आपको बताना है क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं, देखिए क्या करो आप, एक यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप काट लो, जिसकी चौड़ाई कितनी मान लो, जिसकी चौड़ाई आप मान लीजिए, इसकी चौड़ाई आप मान लीजिए कितनी मान लोगे, चौड़ाई मान लीजिए dx, और ये ऊंचाई कितनी मान लीजिए, ये ऊंचाई आप मान लीजिए y मान ली, इतनी सी अपन ने y मान ली। तो इसका देखिए क्या आएगा, dA क्या आएगा, dA आएगा y, dA मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। भाई इसको आप आयत मान सकते हो ना, ये आपने स्ट्रिप काट लिया छोटी सी, ऐसे कि यहाँ काटेंगे, कि यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, काटेंगे 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 और सबको काट काट के जोड़ देंगे। एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे और सबको काट काट के जोड़ देंगे। भाई इसको अपने छोटी सी स्ट्रिप को आयत मान सकते हैं, और आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये मान लो लंबाई, ये मान लो चौड़ाई, तो y इंटू डी एक्स। लेकिन यहाँ आपको क्या मिलेगा, dA बोले तो छोटा सा क्षेत्रफल, dA बोले तो ए वेरी वेरी स्मॉल एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल, स्मॉल एरिया। लेकिन अपने को तो पूरा चाहिए, तो पूरा के लिए क्या करो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो और सबको काट काट के जोड़ दो। एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो और सबको काट काट के जोड़ दो। लेकिन जोड़ने का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो आज से एक बात और सीखनी पड़ेगी, समाकलन एक विशेष प्रकार का जोड़ है। तो जोड़ने के लिए तो क्या करोगे आप, इधर भी कर दोगे समाकलन, dA का भी समाकलन और y dx का भी कर दोगे समाकलन। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पहले स्टेप कहाँ काटोगे, यहाँ पे, सबसे लास्ट कहाँ काटोगे, यहाँ पे। तो लिमिट आएगी 0 से 6। अब सोल्व कर लो, तो dA का मतलब A पूरा एरिया। भाई dA को जोड़ने पे dA प्लस DA प्लस DA प्लस DA प्लस DA प्लस DA पूरा A, पूरा A यानी A फॉर एरिया, पूरा क्षेत्रफल। और y की वैल्यू क्या देखिए आपको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर dx, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और समाकलन किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। डेल x को अपन ने क्या बोल दिया, dx, क्योंकि पहले ही बताओगा कि डेल x बहुत बहुत छोटा हो तो इस क्वांटिटी को अपन dx लिख देते हैं। क्लियर है? अब लिमिट कहाँ से आते हैं, 0 से लेके 6 तक। अब इसका कर दो समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³/3, लिमिट है 0 से 6 तक। इसको सोल्व कर लो। अब लिमिट लगाना आपको आती है, कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार x जगह 6 रखना है तो 6³/3 माइनस 0³/3, तो कितना आएगा, 6 का क्यूब कितना, 216, 210, 216/3, तो 3 7 21 और 2 यानी ये आएगा 72। अब जो भी मात्रक है इकाई स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आएगा इकाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। बोलो क्लियर है? ओके, कोई डाउट? चलो होमवर्क लिखिए, होमवर्क दे दे। समझ में आया ना कि एक स्ट्रिप सबको काट काट के जोड़ लीजिएगा, सबको काट काट के जोड़ लीजिए। यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, सबको काट कर जोड़ देंगे। तो आप इतना नहीं करना, बस एक यहाँ काट के दिखा दिया, भाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक काटने, समाकलन कर दो सीधा। ठीक है, बार बार स्ट्रिप काट के नहीं देखते हैं। अब वही सवाल, सेम डिटो सवाल यही है कि वही सवाल आपका होमवर्क ये है कि दिखाया गया ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ है। दिखाया गया ग्राफ, सवाल वही है, दिखाया गया ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है,
तो निम्नलिखित अंतरालों में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ग्राफ, ये आपको ग्राफ दे दिया इस बार, ये y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ऐसा होता है ग्राफ, चाहे आप बना के देख लेना। इसका ग्राफ ये आता है y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ये आता है। ग्राफ बनाने का तरीका वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। x के मान रखो, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। जब x का मान 0 होगा तो y का मान 0 होगा, जब x का मान 1 होगा तो y का मान 1 होगा, और x का मान -1 होगा तो भी y का मान +1 ही होगा। तो ये ग्राफ आपका ऊपर खुलेगा, इसका मुंह नीचे नहीं आएगा। तो आपको देखो पहला निकालना कहाँ से, पहला निकालना 0 से 1 में, 0 से 1 में, यानी 0 से 1 में। दूसरा निकालना है 0 से 1 से 2 में, 1 से 2 तक, और तीसरा निकालना आपको -1 से +1 तक। समझ में आ गया ना भाई। 0 से 1 यहाँ हो जाएगा, 1 से 2 का यहाँ हो जाएगा, और -1 से +1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन अंतरालों में निकालना लेना है एरिया। तो सिंपल क्या करोगे, a बराबर y dx, तो a क्या आएगा, y की जगह x² dx। पहले में लिमिट लेना 0 से 1 लेना, दूसरे में 1 से 2 लेना, और तीसरे में -1 से +1 लेना। बस लिमिट चेंज करने, सोल्व करना। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे अपन एरिया निकालते हैं। एक अच्छा सवाल लेते हैं, एक अच्छा सवाल और लेते हैं। जैसे आपको sin x और cos x का ग्राफ आता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक बार बताया था, एक बार और बता दूंगा अभी यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, एक अच्छा सवाल और लेते हैं, इसको रब कर दें। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक सिंपल सवाल और करवा देते हैं आपको। सिंपल सवाल ये है कि, चलो सवाल लिखो। सवाल ये है y बराबर 3x² + 6x + 7 व रेखा x बराबर 5 व रेखा x बराबर 5 व x बराबर 10 से घिरे भाग का, x बराबर 10 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो कैसे करोगे, आपको देखो y दे रखा है तो एरिया सॉल्यूशन सीधा, कोई ग्राफ और आप नहीं। a क्या होता है, a होता है y × dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक x की, 5 से 10 दे रखी है, तो सोल्व कर दीजिए a से b। तो a का मान कितना है, 5। तो एरिया क्या है यहाँ से, सिंपल y क्या है, 3x² + 6x + 7 dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 5 से 10 तक, 5 से 10 तक। सोल्व कर लो इसको सोल्व कर लो। अब समाकलन आना चाहिए, समाकलन सिखा रखा आपको, समाकलन आता है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 3x² का 3 तो कांस्टेंट, x² का x³/3, फिर यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट, x का x²/2 आता ना, x की घात n का समाकलन, x की घात n+1 बटे में n+1 प्लस 7, तो 7 तो कांस्टेंट, और dx का यहाँ पे हो जाएगा x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट है 5 से लेके 10 तक। इसको सोल्व करोगे 3 से 3 कट जाएगा, तो x³ + 3x² + 7x, लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 10, कहाँ से 5 से लेके 10 तक। इसको सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, पहले अपर लिमिट यानी x से क्या करोगे, 10³ + 3 × में 10² + 7 × में 10 माइनस लोअर लिमिट, यानी अब आपको x की जगह पुट करना है कितना, 5। तो क्या आएगा, 5³ + 3 × में 5² + 7 × में 5। इसको सोल्व करने पर आपको आंसर, अब गुणा भाग करना आपको आता है, इसको सोल्व गुणा भाग आप कर लेना। ठीक है, गुणा भाग करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, क्लियर। तो ये आप कर लोगे। तो अगर आपको y दिया तो ऐसे सवाल। अब आते कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर। इसको रब कर दूं, ये नोट हो गया आपका। ओके, ठीक है, आगे बढ़े तो देखिएगा नेक्स्ट क्लियर। इसको रब कर रहा हूँ। तो अवकलन क्या बताता अपने को, समाकलन। अवकलन क्या बताता है, समाकलन, वेरी सॉरी। समाकलन क्या बताता है अपने को, y और x के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल, और निकालते कैसे, आपको समझ में सवालों से आ रहा है। चलिए आगे। तो आगे सवाल ये है, सवाल लिखिए देखो, y बराबर sin x, y बराबर sin x व x बराबर 0, x बराबर 0 व x बराबर पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा ग्राफ बनाता हूँ, याद ही कर लो। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, मैं सवाल तो सीधा करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ग्राफ सीधा सवाल तो वाई एक्स अभी वाई इंटू एक्स करके हो जाएगा। लेकिन देखो ये साइन एक्स का जो ग्राफ है
y बराबर साइन x का ग्राफ आपको याद ही कर लेना चाहिए। ये ग्राफ कुछ आता है इस प्रकार, किस प्रकार आता है, इस प्रकार 0 से पाई में। यहाँ होता है देखिए 0 डिग्री और यहाँ होता है आपका 90 डिग्री π/2, ये होता है आपका 90 डिग्री π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3 π/2 यानी 270 डिग्री, और ये होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो आपको इस वाले एरिया का निकाल, इस भाग का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो इस यहाँ तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या करोगे, ये क्या होगा y इंटू में dx, y इंटू में dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक। अब y आपको फंक्शन गिवन है कितना, साइन x, तो यहाँ क्या लगा दोगे साइन x dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अब सोल्व कर लो। साइन x का समाकलन, साइन x का समाकलन क्या होता है, याद है माइनस कोस एक्स, तो लिमिट माइनस कोस एक्स, लिमिट 0 से पाई तक। तो सोल्व कर लीजिए इसको। कैसे करोगे, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ये माइनस है, माइनस यहाँ खुद करो तो माइनस माइनस, एक बार रुकना, एक मिनट, वन मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता कहीं कभी। तो आगे देखिए माइनस कोस पाई यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस और ये आएगा माइनस कोस 0, क्लियर है। अब देखिए कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, कोस 0 और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1 कितना आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2, यानी जो एरिया आ रहा है वो 2 वर्ग इकाई होगा। क्या होगा 2, जो भी इकाई है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का जो भी इकाई होगी, तो ये आंसर आएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है। अगर मान लो इसी ग्राफ में, इसी सवाल में बोल देता कि y बराबर साइन एक्स व x बराबर 0 व x बराबर 2 पाई से घिरे भाग का, यानी 0 से 2 पाई तक। चलो इसमें सेकंड पार्ट करते हैं अपन, समझ आ गया ना कि ये अपने कहाँ निकाला, 0 से पाई तक निकाल लिया। अब यहीं पे पूछता अपने से कि 0 से 2 पाई तक इसका एरिया ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, तो 0 से 2 पाई समाकलन कर दो, आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ आपसे गलती हो सकती है, सवाल क्या, सवाल समझ में आ रहा है ना कि ये 0 से पाई तक अपने से पहले पूछा। यहीं पर अगर मान लो अपने से 0 से 2 पाई पूछता, यानी सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई यानी 0 ये रहा और 2 पाई ये रहा। तो अपना काम क्या है, लिमिट लगा दो। क्या लगा दो, लिमिट। देखिए पहले दिखाता हूँ, पहले मैं गलती करता हूँ, गलती दिखाता हूँ, आप कैसे गलती कर सकते हो उसके बाद सही करेंगे। पहले क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ केवल आपको सिखाने के लिए। देखिए क्या करोगे, आप करोगे लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। किसका करना है समाकलन, साइन एक्स का करना है समाकलन। सोल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, तो माइनस का साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई। तो कैसे करोगे, तो माइनस कोस 2 पाई, माइनस कोस 2 पाई, फिर माइनस, ये माइनस है तो माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस 2 पाई यानी कोस 360 डिग्री, 2 पाई यानी कोस 2 पाई मतलब कोस 360 डिग्री, और कोस 360 की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। अब इसका ग्राफ बताऊंगा मैं आपको, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। ठीक है, तो कोस 360 की वैल्यू क्या होगी 1, तो -1, ये माइनस माइनस प्लस यानी कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, -1 + 1 0। चमत्कार हो गया, एरिया 0 आ गया, एरिया 0 आ गया, क्षेत्रफल 0। कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर गलती क्या हो रही है, मैंने तो सब कुछ सही किया है, लिमिट भी सही लिखी है मैंने तो, लिमिट 0 से 2 पाई निकालनी है, तो लिमिट 0 से 2 पाई, फिर गलती क्या हो गई बताओ, पकड़ो गलती क्या हो गई। भाई मैंने सब कुछ मेरे हिसाब सही किया है, लिमिट 0 से पाई, भाई जब 0 से पाई निकालना था तो लिमिट अपन ने 0 से पाई लगा दी। अब इसने पूछा कि 0 से 2 पाई तक बताओ, तो मैंने 0 से 2 पाई तो लिमिट लगा दी, तो फिर गलती कहाँ हो रही है, मैंने तो सब कुछ सही किया। समाकलन भी देखो भाई, साइन एक्स का समाकलन भी माइनस कोस एक्स होता है, बिल्कुल सही किया है, लिमिट भी सही लगाई, फिर भी 0 तो नहीं हो सकता भाई, ये और ये 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल को अपने फिजिक्स में सदिश मानते हैं। क्या मानते हैं वो, परिणाम की बात करें, क्षेत्रफल सदिश को वैसे मानते हैं, अपने यहाँ परिणाम की बात करें। देखिए परिणाम ये प्लस ये, तो 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो फिर गलती कहाँ हुई, तो बताओ कहाँ गलती। तो देखिए गलती यहाँ हो रही है, इस समाकलन को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइन है ना 0 से पाई में, 0 से पाई देखो, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, लेकिन तीसरे यानी पाई से 3π/2 यानी 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री में साइन ऋणात्मक होता है। देख लो ग्राफ,
0 से पाई में ऊपर है और पाई से 2 पाई में ग्राफ नीचे, यानी यहाँ ये क्या होता है नेगेटिव। तो अपने को इस समाकलन को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा सीधा ही लिमिट नहीं रखते हैं। अब देखना है यहाँ पे कि साइन कहाँ तक प्लस है। देखिए इसको 0 से पाई साइन एक्स डिक्स, यहाँ तो ये धनात्मक है, प्लस दूसरा पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ लगा देंगे मोड। क्या लगा देंगे मोड। मोड का मतलब होता है कि इसके बाहर जो भी है, जैसे मोड 2 का मतलब होता है 2, मोड -2 का मतलब भी क्या होता है 2, यानी इसके मोड के बाहर जो भी आएगा वो प्लस बन के बाहर आता है। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड ये फलन है कि इसके बाहर जो भी आएगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस, बाहर वो प्लस ही आएगा हमेशा। तो यहाँ सोल्व कर लो। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, प्लस यहाँ पे मोड लगा दीजिए साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है पाई से 2 पाई तक, और मोड के साथ सोल्व करो। तो देखिए क्या आएगा अपर लिमिट यानी माइनस का कोस पाई माइनस माइनस प्लस कोस 0, समझ गया ना। माइनस कोस पाई ये माइनस करोगे यानी अपर लिमिट माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा प्लस। आई होप आपको समझ में आ गया। प्लस यहाँ लगाओ मोड, क्या करोगे माइनस कोस 2 पाई, और यहाँ पे क्या है देखिए माइनस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस कोस पाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अपर लिमिट यानी कोस पाई आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए कोस पाई कितना होता है -1, बाहर माइनस है, प्लस कोस 0 कितना होता है 1। मोड में चलो कोस 2 पाई यानी कोस पाई कोस 180, याद कर लो ये वैल्यूज। कोस पाई यानी कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। कोस 2 पाई यानी कोस 360 की वैल्यू कितनी होती है +1। तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 2 पाई आएगा 1, बाहर माइनस है, और कोस पाई आएगा -1। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1, और अंदर मोड के अंदर माइनस का 2, लेकिन बाहर क्या आएगा ये 1 + 1 2, और मोड के बाहर आएगा 2 यानी 4 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब सेम सवाल मैं आपको देता हूँ कोस एक्स के साथ। तो समझ आ गया, तोड़ना आ गया। सीधी लिमिट नहीं लिखनी होती है कि साइन की जो वैल्यू है वो 0 से पाई तो पॉजिटिव है और पाई से 2 पाई में नेगेटिव है। तो अपने से लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और लिमिट को से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है कि यहाँ तक प्लस था और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पर मोड लगा के इसको सोल्व कर लिया। मोड क्यों लगाया, क्योंकि एरिया कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल जुड़ेगा कुछ ना कुछ, भाई ये कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पे मैंने इसको बचाने के लिए यहाँ मोड लगा दिया। अगर मोड नहीं लगाते तो कैंसिल होता, +2 -2 फिर कैंसिल होता। तो यहाँ इसने लिए अपने क्या लगा लेते हैं मोड लगा लेते हैं। तो ठीक है, आप ये नोट करो। फिर आपको कोस एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का आपको होमवर्क में दे देते हैं। चलिए क्लियर, ये पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। तो चलिए नेक्स्ट आगे इसको रब कर रहा हूँ। अब सवाल क्या है, y बराबर कोस एक्स, y बराबर कोस एक्स। सवाल ये है कि y बराबर, ये दिखाया गया ग्राफ, सवाल ये कि दिखाया गया ग्राफ y बराबर कोस x का ग्राफ है, तो निम्नलिखित अंतरालों में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिखाया गया ग्राफ y बराबर, सवाल लिखो होमवर्क के लिए, दिखाया गया ग्राफ y बराबर कोस x का ग्राफ है, तो निम्नलिखित अंतरालों में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको दे दिया ये कोस x का ग्राफ, आपको दे रखा, याद भी कर लेना ये कोस x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, y बराबर कोस x, ये 0 डिग्री होता है, 0 ये होता है π/2 यानी 90 डिग्री, ये होता है पाई यानी 180 डिग्री, ये होता है 3π/2 यानी 270 डिग्री, और ये होता है आपका 2 पाई यानी 360 डिग्री। आप वैल्यूज भी याद कर सकते हो। यहाँ पे होता है +1 और यहाँ होता है -1, आपको बता रखा है। कोस और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अधिकतम मान वो +1 होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पे देखिए कोस 0 होता है +1, कोस 90 डिग्री होता है 0, कोस पाई होता है -1, कोस 270 होता है 0, और कोस 2 पाई क्या होता है +1। आप ग्राफ से वैल्यूज याद रख सकते हो। अब आपको एरिया कहाँ निकालना है, पहले आपको निकालना है एरिया x बराबर 0 से x बराबर π/2, आंसर बता दो 1 आएगा। कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। और सेकंड आपको निकालना है x बराबर 0 से x बराबर पाई, आंसर बता दो 2 आएगा। लेकिन चेक करना, देखो लिमिट यहाँ तक है पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो आपको लिमिट को इसके लिए तोड़ना पड़ेगा। पहले 0 से π/2, फिर π/2 से पाई तोड़ना पड़ेगा। तीसरा आपको निकालना है x बराबर 0 से x बराबर
3π/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ तक नेगेटिव, तो आपको π/2 से 3π/2 में मोड लगाना पड़ेगा। और चौथा आपको निकालना है x बराबर 0 से x बराबर 2π। तो यहाँ पे ये प्लस में रहेगा, यहाँ मोड लग जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस। यहाँ 3 बार तोड़ना है, पहले 0 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π। यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ आप मोड लगा के सोल्व करना। इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, निकाल के देखना, ठीक है। नहीं आए तो बोल देना। तो ये आपके क्षेत्रफल के सवाल हो गए। अब देखिए, अब सवाल वैसे करने को बहुत कर सकते हैं, अब हम समाकलन की बात करते हैं। समाकलन के कुछ सवाल करते हैं। देखिए, जब आपको विस्थापन समीकरण दिया होता है, जैसे मान लो को दिया था s बराबर मान लो t² + 2 दे रखा था, अवकलन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से आपसे वेग पूछता था v, तो v क्या करते आप ds/dt कर देते थे, ठीक है। यानी v जो आता वो 2t आता। लेकिन मान लो अब उल्टा दे दे, आपको वेग का समीकरण दिया हो और विस्थापन पूछ ले, तो कैसे करोगे। यानी वेग दिया हो और विस्थापन पूछे तो उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए, वेग से विस्थापन निकालना, तो देखो वेग से v बराबर ds/dt, तो इसको आप वैसे तो ये अवकलन समीकरण का मैथ्स में इसका अलग से टॉपिक बना हुआ है, अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसका कोई खास मतलब यहाँ पे है नहीं। इन v से तो आप इसको बोलो ऐसा लिख दो, ds बराबर v dt लिख सकते हैं। अब v ds निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, समाकलन। तो ds आपको मिल जाएगा यहाँ से v dt, तो s बन जाएगा v dt, ये बन जाएगा। यानी वेग से विस्थापन निकालना है तो आप क्या कर दोगे, वेग का जो फलन है उसका समाकलन कर देंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको v दिया होता तो a बराबर dv/dt। अब मान लो a से v निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो a dt बराबर dv, तो यहाँ से dv बराबर a dt आपको मिल जाएगा। दोनों तरफ समाकलन कर दो, dv का भी समाकलन और a dt का भी समाकलन। तो यहाँ से dv का समाकलन v बराबर a dt ऐसे अपन कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मान लो बल होता है F बराबर dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ से संवेग होता है dp बराबर F dt, और पूरा संवेग निकालना तो dp का भी समाकलन कर दीजिए और F dt का भी समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ से p बराबर आ जाता है F dt। तो ये ऐसे सवाल अपन बाद में करेंगे, जब टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक दो सवाल केवल आपके नॉलेज के लिए करवा देता हूँ कि ये समाकलन का यूज, समाकलन का यूज कैसे अपन करते हैं। हालांकि ऐसे समीकरणों को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। मैथ्स में एक अलग से टॉपिक है अवकलन समीकरण, हालांकि वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा ध्यान रखो, आपको अच्छा ये दे रखा है, इसे ये निकालना है भाई, v से s निकालना, तो अपन v के फलन का समाकलन कर देंगे। चलिए ये आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। हालांकि ये सारे फॉर्मूले आप बाद में चैप्टर वाइज वापस से पढ़ने वाले हो, फिर भी नॉलेज के लिए। तो एक सवाल लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। सवाल करें। अब देखिए सवाल ये, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपको कुछ नोट करना है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे तो देखिएगा नेक्स्ट। अब आपको दिया क्या है, यानी आपको एक फलन दे रखा है, वेग का फलन दे रखा है और विस्थापन पूछ रहा है। तो सवाल देखिए, यानी समाकलन के यूज, समाकलन के एप्लीकेशन पर सवाल है, समाकलन के इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से फिजिक्स के अंदर। सवाल क्या है, सवाल ये क्वेश्चन, यदि v बराबर t+3 है तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक, t बराबर 2 सेकंड तक, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। यानी वेग, v मतलब यहाँ पे क्या है, वेग है। तो देखिए यहाँ से क्या निकालना है, विस्थापन। तो अपन क्या जानते हैं, v क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी v बराबर ds/dt। ds यहाँ पे क्या है, विस्थापन है, t यहाँ पे क्या है, समय। ds मतलब बहुत अल्प विस्थापन, dt मतलब अल्प समय, और यहाँ पे वेग है। तो यहाँ से आप देखिए ds बराबर v dt लिख सकते हो। अब आपको तो विस्थापन चाहिए, पूरा चाहिए विस्थापन, तो क्या करोगे, दोनों तरफ समाकलन कर दो। तो ds बराबर v dt का कर देंगे समाकलन। कहाँ से कहाँ तक लिमिट दे रखिए, 0 से लेके 2 तक। तो ds का समाकलन हो जाएगा s, 0 से 2 लिमिट लगा देंगे, और v का फंक्शन क्या है t+3, और यहाँ पे आ जाएगा dt। इसका क्या करना है, अपने को समाकलन करना है। तो देखिए t का समाकलन क्या होगा, t²/2 समाकलन करना आता है ना, यहाँ पे पावर 1 मान लेते हैं, तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, यानी t²/2 प्लस यहाँ पे 3, t बन जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक,
0 से लेके 2 तक सोल्व कर लो। कैसे करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करोगे? अपर लिमिट यानी 2²/2 प्लस 3 इंटू में 2, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यानी एक बार टी की जगह 2 रखना है, माइनस एक बार टी की जगह 0 रखना है, तो 0²/2 प्लस 3 इंटू में 0, ये कट जाएगा। तो देखो 2 का वर्ग 4/2 यानी 2 प्लस 3 दूनी 6, कितना आएगा? 8 मीटर। वो आपको मान लीजिए ये किसमें गिवन है? ये सारे SI मात्रक में, SI मात्रक यानी मीटर में। क्लियर? तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। एक सवाल सिंपल है, देखिए। क्लियर है? तो ऐसे आपको मतलब समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दिखाते हैं बात भी, देखिए ये बात भी प्रूव करते हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? देखिए कि मान लीजिए आपने x³ dx का समाकलन किया। क्या किया? समाकलन। क्या आएगा? x⁴/4 प्लस c लगाते हैं। कब लगाते हैं भाई? जब लिमिट नहीं होती है तो अपन यहाँ पे समाकलन नियतांक लगाते हैं। तो यानी x³ का जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो क्या आ रहा है? x⁴/4 प्लस c आ रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, अगर इसका अपन इस फंक्शन का अवकलन कर देंगे तो अपने को वापस x³ मिल जाए। देखिए करते इसका अवकलन, देखिए इसका कर देते हैं अवकलन d/dx x⁴/4 प्लस c का करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए 1/4 तो कांस्टेंट गुणा में रहेगा, ऐसा कैसा? x की घात 4 का अवकलन, अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन, तो घात आगे घात में से 1 कम, और नियत राशि का अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा? x³ हो गया प्रूफ। यानी अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या समझा देना, ये ऐसा बता रहा हूँ कि मान लीजिए d/dx आपने किसी फलन का अवकलन किया और मान लीजिए वो g(x) आ गया। क्या आ गया? g(x). तो g(x) का समाकलन करने पर आपको वापस f(x) मिल जाए, ये फलन है। तो अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक सवाल करते हैं जिसमें आपको, वैसे तो वो अवकलन समीकरण का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर? इतना नोट कीजिए, ये नोट कीजिए। अब आपको समाकलन का आइडिया लगे कैसे कैसे यूज में लेना है। एक दो सवाल और करते हैं जिससे और समझ में आएगा। ठीक है, इसको रब करता हूँ। अब आपको सवाल ये आपके पास, यदि सवाल ये है नेक्स्ट, यदि dy/dx बराबर x³ है, x³ है तो y को x के रूप में लिखिए, y को x के रूप में लिखिए। ये सवाल है, यदि dy/dx = x³ तो आपको y को x के रूप में लिखना। सिंपल सवाल। तो देखिए सिंपल कैसे करोगे इसको, आप बोल सकते हो dy/dx = x³। तो यहाँ से dy बराबर x³ इंटू में dx, इस dx को उठा के इधर भेज दीजिए। अब आपको y चाहिए, dy से y निकालने क्या करोगे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो dy का समाकलन हो जाता है y। भाई ऐसा समझ लो, डी एंड डिफरेंशिएशन और ये समाकलन दोनों उल्टे, तो सिर्फ y बच जाएगा। और x³ का समाकलन x⁴/4 प्लस c, तो ये हो गया y x के रूप में, y x के रूप में। क्लियर है? नोट करो। फिर और सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल ही फिजिक्स में, तो इस फिजिक्स थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस का। फिजिक्स सब्जेक्ट है, कुछ टफ नहीं है, बस आप शुरू से पढ़ते जाइए, बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये शुरू से अगर बेसिक मैथ्स देख लो ना, तो अभी फिजिक्स आपको काफ़ी इजी लगेगी। थोड़ा इसमें मैथ्स का थोड़ा सा लोचा रहता है, और जिसका मैथ्स थोड़ा बहुत, पूरा मैथ्स भारी भरकम नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर लोगे काफ़ी है, उतना कर लोगे काफ़ी है, विश्वास मानिए काफ़ी है। चलिए तो आगे चले, आगे देखो, आगे एक सवाल देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, जो संवेग होता है ना, संवेग क्या होता है? वैसे संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। P = m × v, आपने 9-10 में पढ़ा होगा। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल। तो देखिए क्या होता है, संवेग समय के साथ बदलता है, और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर भी समय के साथ परिवर्तित होती है। और इसका जो समीकरण वो है, आपको देखा 10 + 2t दे रखा है, या कोई है क्या? ये संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित अवकलन समीकरण के अनुसार परिवर्तित होती है। इसे अवकलन समीकरण बोलते हैं, कई बार बुक में लिखा हुआ मिल जाए आपको। इसके अनुसार परिवर्तित होती है। सवाल यह है कि यदि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बदलती है,
ये क्या हो गया देखो संवेग, नीचे क्या है समय, तो इसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर dp बटा dt। भाई अपन dy/dx पढ़ते थे, y में x के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है, तो ये हो गया p में t के सापेक्ष क्या चेंज हो रहा है, यानी संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर इस समीकरण के अनुसार बदलते हैं। कैसे, मान लो t का मान 0 है तो d/dt 10 होगा, t का मान 1 है तो d/dt 12 होगा, यानी t पर डिपेंड कर रहा है, यानी समय के साथ चेंज हो रहा है। समझ t का फंक्शन है, ठीक है। dp/dt बराबर 10 + 2t। इस सवाल ऐसा लिख लीजिए कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बदलती है। समीकरण क्या है, नीचे लिखो dp/dt बराबर 10 + 2t। फिर आगे दिया यदि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर p बराबर 0 है, p बराबर 0 है तो t बराबर 10 सेकंड पर, t बराबर 10 सेकंड पर p का मान ज्ञात करो। ये सवाल है, तो सिंपल देखो क्या करोगे, सवाल समझ आ गया ना भाई। dp/dt संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित, यानी संवेग में परिवर्तन दर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बदलती है। t बराबर 0 पर p का मान 0, तो t बराबर 10 सेकंड में p का मान निकालना। तो क्या करो देखिए, dp/dt बराबर आप बोल सकते हो 10 + 2t, तो यहाँ से p निकालना है तो dp बराबर 10 + 2t इंटू में dt आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, p निकालना है तो दोनों तरफ कर दो समाकलन, dp का भी समाकलन, इधर भी कर दो समाकलन 10 + 2t इंटू में dt। क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर आप चौथी लाइन यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखिए लिमिट दे रखी है, t बराबर 0 पर p का मान कितना है 0, तो t बराबर 10 सेकंड पे p का मान पता नहीं क्या है तो p को p मान लेते हैं। t बराबर 10 सेकंड में p को p मान लेते हैं, तो देखिए dp का समय क्या आएगा, p लिमिट 0 से p लगा दीजिए यहाँ पे। इधर करोगे समाकलन तो 10 का समाकलन 10t आ गया समझ में, 10 का समाकलन 10t। भाई इसका दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, अगर नहीं आता इसका पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा जहाँ मैंने आपको समाकलन सिखाया था। +2 इंटू में t का आएगा t²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक। सॉल्व कर लो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ आएगा p -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे 10 t की जगह आएगा 10, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा 10², तो कितना होगा 10 × 10 यानी 100, 100 + 100 200, और मात्रक होता है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हालांकि ये मात्रक और विमाओं की बात अपन जब चैप्टर नंबर 1 सेकंड पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी की बुक का मात्रक और विमाओं के जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारी बातें और भी करेंगे। तो आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, टी बराबर 10 सेकंड में समझोगे 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ज़्यादा परेशान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे सवाल अपन और पढ़ेंगे, बस में तो समाकल चल रहा है इसलिए आपको ये सवाल मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। हालांकि अपन टॉपिक वाइज सारी स्टडी वापस करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। क्लियर है, ओके। अब देखिए, और तो ये आपको हो गया एक dp/dt बराबर 10 + 2t वाला सवाल। एक सवाल और करवा देते हैं आपको। देखिए सवाल क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण, सवाल लिखिए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग व किसी कण के वेग v व विस्थापन x, वेग v व विस्थापन x में संबंध नियमन है। क्या है वो है v dv/dx बराबर है, ये है -ω² इंटू में x, जहाँ पर ओमेगा एक नियतांक है, v विस्थापन है। तो आप क्या करना है, सरल, सवाल समझ आ गया, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग v व विस्थापन x में निम्न संबंध, ये संबंध आपको दिया, लिख लो। सवाल लिख रहे हैं, सरल लिखोगे सवाल, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग v व विस्थापन x में निम्न संबंध है, जहाँ ओमेगा एक नियतांक है, ओमेगा क्या है नियतांक, और बोला है x बराबर 0 पर v का मान 0 है, तो x बराबर x पर जब x बराबर 0 पर v बराबर 0 है तो जब विस्थापन x है, जब विस्थापन x बराबर 0 पे, ऐसा लो x बराबर v का मान v0 है, ऐसा मान लीजिए x बराबर 0 पर v का मान v0 है जब जब विस्थापन x है तो वेग का, तो विस्थापन x है तो वेग v का मान ज्ञात करो, ये सवाल है। ठीक है, यानी आपको वेग का मान निकालना, तो सोल्व कर लो। देखो सॉल्यूशन आपको दिया क्या है,
वी डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है। तो यहाँ से वेग निकालना है, एक्स का विस्थापन। तो देखिए इस डी एक्स को एक्स के साथ लगाओ, तो यहाँ से वी डी वी इस x को ले जाओ इधर, तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब कर दो आपको, तो यहाँ वेग के v के साथ v आ गया, तो दोनों तरफ कर दीजिए समाकलन, v डी वी इधर भी कर दीजिए समाकलन, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब लिमिट लगा दो, x बराबर 0 पे v का मान क्या है, v नोट है, और x बराबर x पे आपको निकालना वेग, तो x बराबर x पर वेग को अपन v ही मान लेते हैं। अब देखिए v डी वी का समाकलन, v डी वी का समाकलन क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2। आ गया समझ में, वही x की पावर n बोल सकते हो। तो जैसे आप पढ़ते थे x dx का समाकलन, यहाँ पे पावर 1 मान सकते हो, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v नोट से v तक। अब इधर देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचेगा x dx, तो x dx का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ अपर लिमिट यानी एक बार v की जगह v स्क्वायर बाई 2 माइनस v की जगह v नोट स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार v की जगह ये रखना पड़ेगा और फिर ये रखना पड़ेगा, बराबर इधर क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0, लोअर लिमिट 0, 0 बाई 2 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या मिला आपको, यहाँ से मिला v स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नोट स्क्वायर बाई 2 बराबर आपको मिल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से दो तो कॉमन कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दो तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बचा वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखिए वी नोट स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v की जगह आप बोल सकते हो वर्गमूल के अंदर वी नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपको v की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल। ठीक है, तो ये होते हैं सवाल करने, बाकी और भी सवाल करने में बहुत सारे, लेकिन आपको काफ़ी इतना करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका समाकलन और साथ में अवकल समीकरण भी करवा दिया। तो इसके साथ ही समाकलन होता है समाप्त, और आगे अपन आगे क्या करने वाले आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, इसके बाद करेंगे अभी ग्राफ और बताता आपको। जो ग्राफ होता है ना, जो मेन ग्राफ है, साइन एक्स ग्राफ, कोस एक्स ग्राफ, जो मैंने यहाँ भी बताया था, जो ग्राफ हम 10th क्लास में पढ़ेगा, ग्राफ बनाने का तरीका हुआ था। तो इसके बाद हम करेंगे ग्राफ, और ग्राफ के बाद अपन आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप आई होप आपकी बातें समझ में आ रही है, और जो भी कोई अगर आपकी कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।